वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में करीब करीब हमने अपने 5 टॉपिक 6 में से 5 टॉपिक करीब करीब कवर कर लिए हैं। तो अब समय आ चुका है कि हमने जब इतना हिंदी पढ़ लिया है तो हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लगाएं, जिससे हमें प्रॉपर अपनी तैयारी का पता चल सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें अच्छे से करना चाहिए। और यहाँ जितने भी सवाल मैं यहाँ लेकर के आया हूँ ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। तो आज जो है हम 2016 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इनको शुरू करते हैं। देखिए मैं जूम कर देता हूँ जिससे आंसर आपको एक बार में ही ना दिख जाए, जिससे आप प्रॉपर उसको लगा पाओ, ठीक है। आंसर दिख जाएगा तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक। चलो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। अब तत्सम तद्भव हमने खूब पढ़े हैं, अब बताओ इसका आंसर। ऑप्शन ए है दही, ऑप्शन बी जीर्ण, ऑप्शन सी गयंद और ऑप्शन सी गाहक, ठीक है। चलो देखते हैं ज़रा सही जवाब इसका क्या होगा। देखो भाई, सही जवाब जो है इसका वो है गयंद, ठीक है। सॉरी, सही जवाब जो है इसका वो है जीर्ण। जीर्ण का जो तद्भव होता है साथियों वो होता है झीना, ठीक। दही जो है, दही अपने आप में तद्भव है और दही का जो तत्सम होता है वो होता है दधि, ठीक। गाहक का जो तत्सम होता है वो होता है ग्राहक, ठीक। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए गयंद का जो तद्भव है, मतलब जो गयंद है इसका तत्सम क्या होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगहन का तत्सम रूप बताइए क्या है। अगहन, अगहन का तत्सम रूप क्या है। तो इसका जो तत्सम रूप होगा साथियों वो है अग्रहायण, ध्यान रखना, अग्रहायण इसका तत्सम रूप है। बाकी ये जो है तीनों ये गलत है, ठीक। अग्रहायण, अगहन, अगहन का एक महीना होता है। अगला है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, ठीक। ऑप्शन है चतुर्दश, चतुर्थ, 14 और चत्वारी। तो तद्भव शब्द बताना है हमें। तत्सम तद्भव हमने खूब पढ़े हैं। देखो चतुर्दश अपने आप में जो है तत्सम शब्द है, ये गलत हो गया। चतुर्थ भी तत्सम शब्द है और चत्वारी भी तत्सम शब्द है, यानी सही विकल्प है इसका ऑप्शन सी 14। 14 एक तद्भव शब्द है। अभ्यांतर का जो है आपको तत्सम शब्द बताना है। अभ्यांतर, अभ्यांतर का सॉरी तत्सम नहीं तद्भव शब्द बताना है। ऑप्शन ए है अंदर, ऑप्शन बी है भीतर, ऑप्शन सी है बाहर और ऑप्शन डी है गहरा। तो अभ्यांतर का जो तद्भव होता है वो होता है साथियों भीतर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अगला प्रश्न है करपट का जो तद्भव रूप है वो क्या है, ठीक। करपट, करपट का तद्भव। ऑप्शन है कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। तो करपट का तद्भव होता है कपड़ा, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन डी। अब विशेषण विशेष्य हम लोग जो है अभी हमारे चल रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए बट चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला सवाल हम कर सकते हैं क्योंकि हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं विशेषण विशेष्य में। आपने नहीं वीडियो देखे तो जा करके उनको देखो, पहले उन वीडियोज़ को देखो तब जाके इसे लगाओ, तब ये फ़ायदा देगा। अभी देखा ही नहीं है वीडियो, डायरेक्टली लगाने आ गए तो फिर आप बहुत सारे सवाल कर ही नहीं पाओगे इसमें। देखो, वह बहुत खाता है, इस शब्द में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन निश्चित परिमाणवाचक, बी ऑप्शन निश्चित संख्यावाचक, सी तुलनात्मक विशेषण और डी अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। क्यों? क्योंकि बहुत कितना, 1 किलो खा रहा है, 2 किलो खा रहा है, 250 ग्राम खा रहा है, 300 ग्राम खा रहा है, इसके बारे में हमें पता है नहीं पता है ना, तो ये अनिश्चित हो गया। और दूसरा खाना है, खाने को आप जो है गिन नहीं सकते, इसीलिए ये हो गया परिमाण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित नहीं है क्योंकि बहुत है, कितना पता है, ये निश्चित नहीं है तो ये गलत हो गया। संख्या, खाने को आप गिनोगे कैसे, तो ये भी गलत हो गया। तुलना तो हो ही नहीं रही है तो ये भी गलत है।
तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे है, इनमें से उस वाक्य को चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, ऐसा जो है आपको चुनना है। ऑप्शन देखिए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ऑप्शन दूसरा, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। ऑप्शन तीसरा, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा। और चौथा, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। अब जो इसका आंसर है साथियों वो होगा ऑप्शन ए, गुणवाचक। गुण से मतलब गुण के बारे में जो हमें बताए वो होता है गुणवाचक विशेषण। गुण जैसे गुण हो सकता है किसी का कि वह लंबा है, ये गुण हो सकता है। वह छोटा है, ठीक है, वो शांत स्वभाव का है, वो नटखट स्वभाव का है। ये लोगों के गुण ही तो होते हैं। अब इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा वह नटखट बालक। यानी बालक की विशेषता क्या है, उसका नटखट होना, ये उसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। वह बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, ये क्या होगा, ये होगा अनिश्चित संख्यावाचक। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक। और ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, ये तो जो है संख्यावाचक है। आगे देखो, सतीश चंचल बालक है, इसमें चंचल शब्द क्या है, तो मैंने अभी ऊपर बताया नटखट है, शांत है, उसी प्रकार से चंचल भी तो होगा। ये बच्चे का गुण है ना भाई। सतीश कैसा है, चंचल बालक है, तो बालक का गुण क्या है, चंचलता। तो ऑब्वियस बात है ये कैसा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी सही हो गया। आगे देखो, आगे है मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। तो देखिए मानसिक जो विशेषण है ये बना है मानस से। ठीक है, मानस से बना है मानसिक, ध्यान रखना। आगे है चारित्रिक विशेषण शब्द मूल किस शब्द से बना है। तो चारित्रिक है तो इसका जो मूल शब्द होगा वो क्या होगा, वो होगा आपके सामने ही है और वो है चरित्र। मीमांसा, मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या है। मीमांसा का सही ऑप्शन है स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन या निष्क्रिय। तो मीमांसा का मतलब होता है किसी का विश्लेषण करना, यानी एनालाइज करना उसको, यानी उसकी समालोचना करना, यानी समालोचन इसका सही जवाब है। बिजली का पर्यायवाची यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा है। तो बिजली का जो पर्यायवाची है ऑप्शन यहाँ पर देख लो आप लोग, ऑप्शन है चमक, सौदामिनी, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। बिजली का पर्यायवाची होता है साथियों सौदामिनी, ध्यान रखना। विद्युत, बिजली, सौदामिनी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए प्रश्न पढ़ते समय आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, ये आपको विशेष बात है ये। तो ये पूछ रहा है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। रमा है, इंदिरा भी है और कमला भी है, लेकिन भारती जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। फिर भारती किसका पर्यायवाची है, तो भारती पर्यायवाची है माँ सरस्वती का। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कपड़ा का तो वस्त्र होता है, पट होता है, वसन होता है, दुकूल भी होता है, लेकिन वासन इसका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। अब देखो कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ मतलब बादल। तो देखो मैंने आपको जो है ये मेघ के पर्यायवाची सारे के सारे पढ़ा रखे हैं। देखो इनमें क्या होगा, पयोधर तो होता है, जलधर भी होता है, वारिधर भी होता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों होते हैं। धर का अगर मतलब अगर कहीं पे किसी शब्द में धर लगता है और वो पानी के आगे, तो वो जो है मेघ को इंडिकेट करता है। जैसे जलधर,
जो जल को धारण करता है। जल को कौन धारण करता है? बादल ही तो धारण करेगा, मेघ ही तो धारण करेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर जल के शब्द मतलब जल के जो शब्द हैं उनके आगे धी शब्द लग जाए, ठीक है, जलधि, तो धी का मतलब होता है राशि, तो जलधि यहाँ पे कर दे वारिधि, वारिधि। तो अगर धी शब्द आ गया तो धी का मतलब होता है विशाल राशि, और धी शब्द आते ही वो पर्यायवाची बन जाते हैं किसके? समुद्र के। जैसे यहाँ पर बन जाएगा पयोधि, यहाँ पे बन जाएगा जलधि, यहाँ पे बन जाएगा वारिधि। तो धी अगर आ गया तो हो जाएगा समुद्र, धी मतलब राशि, विशाल राशि, और धर मतलब धारण करना। तो इस तरीके से जो है बन जाते हैं ये पर्यायवाची, ध्यान रखना। इसका सही जवाब क्या है? इसका पर्यायवाची है दामोदर। फिलहाल ये दामोदर नहीं होगा, ये होगा दामोदर। दाम धन उदर, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट से बंधी हुई, और ये पर्यायवाची किसका है? ये है भगवान कृष्ण का, ठीक, ध्यान रखना। अगला शब्द है आविर्भूत का सही विलोम क्या होगा? अनास्था, अनेकता, तिरोभूत या अनावृष्टि। तो आविर्भूत का जो विलोम होगा वो होगा तिरोभूत, ध्यान रखना। आस्था का होगा अनास्था, एकता का होगा अनेकता, अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे देखो, क्षणिक का सही विलोम क्या है? क्षणिक का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए रहे। तो इसका सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अल्प, शाश्वत, क्षर या विमुख। तो इसका सही विलोम होगा शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है इटर्नल, जो हमेशा तक बना रहे। शाश्वत कह सकते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं चिरंतन, ठीक है, ये भी होता है। चिरंतन भी कह सकते हैं, शाश्वत भी कह सकते हैं। ये सब जो है एक ही के पर्यायवाची हैं। इसका विलोम क्या होगा? क्षणिक। अल्प का विलोम क्या होगा? बहु। क्षर का विलोम क्या होगा? अक्षर। और सम्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख। तो इनको भी याद रखना। अग्रज का विलोम पूछ रहा है, तो अग्रज का विलोम क्या होता है? ऑप्शन है अक्षत, अतुल, अनुज और अटल। अग्रज माने बड़ा, अनुज माने छोटा, ठीक है। इनके क्या होंगे? छत का विलोम होगा अक्षत, ठीक है, और अतुल का विलोम होगा सीमित, सीमित एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। और अटल का मतलब होता है जो हिले ना, और इसका विलोम हो जाएगा अटल का जो अपनी जगह से हिल सके। जैसे जो अपनी जगह से हिल सकता है उसे कहते हैं चर। इनमें से कौन सा विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है? देखो, मौन मतलब कम बोलना, मुखर मतलब ज़्यादा बोलना, ठीक है, ठीक। शानदार बहुत बढ़िया, शर्मनाक बहुत बुरा, ये भी सही है। बर्बर बहुत ही गवार, सभ्य मतलब बहुत ही होशियार, मतलब बहुत ही समझदार, ये भी सही है। अनुचर और परिचर ये एक दूसरे के विलोम नहीं है, एक्चुअल में ये दोनों ही शब्द हैं किसके पर्यायवाची? नौकर के, और ये पर्यायवाची हैं, विलोम नहीं है। तो यही शब्द इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए साथियों, आगे देखिए प्रश्न नंबर 20। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से कौन सा एक युग्म गलत है? कौन सा है वो? देखो जरा, अमित और परिमित ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सत्कार और तिरस्कार, सत्कार मतलब सम्मान करना, तिरस्कार मतलब बेइज्जती करना, ये भी सही है, ये भी सही है। सुख और दुख ये तो एक दूसरे के विलोम हैं ही, लेकिन आच्छादित और परिच्छन्न ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। तो यही इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। गलत पूछ रहा है ना, आपको गलत बताना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी, ठीक। तो वर्तनी की दृष्टि से देखिए, अब बोलते तो इसे चिन्ह ही है, लेकिन ये चिन्ह इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। ये मैं थोड़ा सा जो है आपको बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे जो है आपको ये लंबे समय तक याद रहे। देखिए, बोलने में और लिखने में थोड़ा सा अंतर होता है। हम जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से चीज़ों को लिखा नहीं जाता है। खासकर हिंदी में तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें लोग गलत लिख देते हैं। जैसे अभी हम इसी शब्द की बात करें तो इसको जो लिखने का सही तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ची, फिर हा और फिर ना, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, चिन्ह, ठीक है।
चिह्न, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। यानी ना जो है वो हा में मिला हुआ रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, यानी हा पहले हा आएगा फिर ना आएगा, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पर क्या है, पहले ना है फिर आए, तो ये गलत है। ठीक, विरहणी, ये भी जो है अपने आप में जो है गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता है विरहणी। ठीक, देखो जरा इसको जो लिखने का सही तरीका है वो है विरहिणी, ध्यान रखना। तो ये भी गलत है। इसमें जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा अनुग्रहित, ध्यान रखना, अनुग्रहित। अब इसमें भी थोड़ा सा और कठिन बनाने को जब आता है तो इसको इस तरीके से लिख देता है अनुग्रहित। तो ध्यान रखना, बोलने पे तो ये दोनों एक जैसे हैं, बट वर्तनी में ये वाला सही है और ये वाला गलत है, ध्यान रखना। ठीक है, छोटा सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है हमारे पास ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना और ज्योत्सना। बोलने में ही हो सकता है आपको एक ही जैसे लग रहे हो, लेकिन शुद्ध वर्तनी जो है इनकी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है, लोग ज़्यादातर नहीं जानते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ज्योत्सना। ज्यो आधा ता, ज्योत्स फिर आधा सा और फिर पूरा ना, ज्योत्सना। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसकी सही वर्तनी है। अब यहाँ पर पूछ रहा है इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक, देखो कोमलांगी बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। सम्मिलित, ये भी बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और अनुग्रहित। ठीक, इस सवाल में अगर हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से जो सही जवाब होगा इसका वो ये होगा अनुग्रहित। अनुग्रहित इस तरीके से, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, इस तरीके से इसको नहीं लिखते हैं। माफ़ी चाहूँगा, ये बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, वो अनुग्रह था, ये अनुग्रहित है, इसको इसी तरीके से ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा है। इसमें जो अशुद्धि है वो है उत्कर्षता। उत्कर्षता कुछ नहीं होता, उत्कर्ष होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें देखने में तो लगता है कि सही हैं लेकिन वो गलत होते हैं। जैसे एक तो यही हो गया उत्कर्षता। एक आपको मैं शब्द और बताता हूँ यहाँ पर। जैसे एक शब्द अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आलस्यता, तो हो सकता है आप में से बहुत लोगों को लगे यार ये तो सही लिखा है, इसमें क्या गलती है। ये गलत है। आलस्यता कुछ नहीं होता, जो सही शब्द है वो है केवल और केवल आलस्य, इतना सही है। आलस्यता कुछ नहीं होता। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक शब्द और लिख दूँ निर्दोषी। ठीक, निर्दोषी। अब बहुत से लोग कहेंगे ये तो सही लिखा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये शब्द गलत है। निर्दोषी कुछ होता ही नहीं है, सही शब्द है निर्दोष। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ शहरीय, शहरीय, तो हो सकता है ये शब्द आपको गलत ना लगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि शहरीय कुछ होता ही नहीं है। सही शब्द क्या है, केवल शहरी, बात खत्म। तो इस तरीके से बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि सही हैं बट वो सही नहीं होते। उसी में एक है उत्कर्षता। उत्कर्षता जैसा कुछ नहीं होता, जो सही शब्द है वो है उत्कर्ष। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, आगे ये जो प्रश्न है इसको देखेंगे जरा। इनमें जो है आपको बताना है, चलिए अब देखिए शुद्ध वाक्य आपको बताना है। देखिए पहला, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ठीक है। दूसरा, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। तीसरा, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। और चौथा, हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। अब इनमें हमें इसमें गलती छांटनी है। देखो, सबसे पहला तो आप ये पॉइंट पकड़ लो कि अनेक जो है, अनेक ये अपने आप में बहुवचन होता है, इसका कोई बहुवचन नहीं होता। अगर कोई इसको कर रहा है अनेकों, जैसे मैंने वहाँ अनेकों साइकिलें देखी, तो ये शब्द गलत हो गया। अनेकों कुछ होता ही नहीं है। सही शब्द क्या है, अनेक। तो पहला तो जहाँ कहीं भी अनेकों आया है उसको आप कट कर दो,
ये कट हो गया, ये कट हो गया, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत हो गए, हो ही नहीं सकते। अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रत्येक जब हमने कह दिया तो प्रत्येक का मतलब हर एक से है, और इसके आगे जो शब्द आएगा वो एक वचन में आएगा, ठीक है, क्योंकि हम एक एक के पास जा रहे हैं, एक मतलब बहुतों के पास एक साथ नहीं जा रहे हैं, एक एक करके सबके पास जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों इस पर नहीं लगाएंगे हम, हर एक विद्यार्थियों नहीं होगा, हर एक विद्यार्थी होगा या फिर प्रत्येक विद्यार्थी होगा। तो चूंकि इसने जो है इसको बहुवचन बना दिया है तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। आई ना बात समझ में आपको? ठीक है, चलो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए, प्रश्न नंबर 25 है साथियों, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, इनमें से कौन सा गलत है? दूसरा, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ठीक, ये दूसरा है। तीसरा, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ठीक। और चौथा, उपयुक्त कथन सभी गलत है, इनमें से कोई सही नहीं है। अब देखो, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये ही गलत है। एक मिठाई की दुकान नहीं होगा यहाँ पर, फिर क्या होगा? यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल होगा वो होगा मिठाई की एक दुकान, मिठाई की एक दुकान। एक मिठाई की दुकान आप अगर बोलोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुकान पे एक ही मिठाई है, एक ही तरीके की, ठीक है, एक मिठाई की दुकान है, ठीक। या फिर उस दुकान पे एक ही मिठाई रखी है, एक रसगुल्ला रखा है पूरी दुकान पे, ऐसा तो नहीं होता है। तो हम क्या बोलेंगे? मिठाई की एक दुकान, ना कि एक मिठाई की दुकान। ये सुनने में या बोलने में आपको हो सकता है लगे कि अरे ये तो सही है, बट ऐसी छोटी गलतियां जब आप पकड़ने लगोगे ना तभी आप आरओ बन पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, और आपको छोटी सी गलती यहाँ और बताता हूँ जो पेपर में आ जाती है, वो ये, अब यहाँ पे आ जाएगा मोहन आटा पिसवाने, अब ये कर देगा यहाँ पे आटा पिसवाने। अब बताओ, लोग इसको हो सकता है बहुत छोटी सी चीज़ समझे, कहेंगे हाँ सही तो है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे बच्चों आटा थोड़ी पिसवाया जाता है, गेहूं पिसवाया जाता है। तो अगर यहाँ आटा भी आ गया तो भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है हिंदी में। आगे देखते हैं, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, जिसका कोई शत्रु अभी आया ही नहीं है इस दुनिया में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। अजय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, शत्रु जय जिसने शत्रु को जीत लिया हो, इस तरीके से शब्द बनना है। आगे देखो, 30 सवाल हम देखेंगे आज की क्लास में, फिर 30 सवाल अगली क्लास में देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको पूरा कंफर्म रहे चीज़ें हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, खोज करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जो व्यक्ति खोज करता है उसे कहते हैं अन्वेषक, ध्यान रखना। अन्वेषक जो होता है वो व्यक्ति होता है जो खोज करता है। अनुपम का मतलब होता है जिसकी कोई तुलना न की जा सके, सबसे बढ़िया हो, ठीक है। और निवेशक हम लोग जानते ही हैं, जो किसी में निवेश करता है। आप लोग कमेंट करके बताइए अन्वित का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। आगे देखो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, साथियों जिसकी ग्रीवा सुंदर होती है उसे कहा जाता है सुग्रीव। अगर यहाँ पे कर देता जिसकी ग्रीवा लंबी हो तो फिर इसका मतलब हो जाता कातबु ग्रीवा। जिसकी ग्रीवा लंबी हो, ग्रीवा मतलब गर्दन, ठीक। तो अगर किसी की गर्दन लंबी है तो कातबु ग्रीवा, और सुंदर है तो सुग्रीव। पार्थिव मतलब जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। आगे देखो, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसका अनुभव साथियों इंद्रियों से नहीं हो सकता उसे कहा जाता है अतीन्द्रिय, ध्यान रखना। जितेंद्रिय का अर्थ है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ऐन्द्रिक का मतलब होता है इंद्रियों से संबंधित, और अतीन्द्रिय जिसको इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। अगला प्रश्न देखेंगे, लास्ट इस सीरीज का। वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त शब्दों में सही युग्म का चयन करिए।
सही बताना है आपको, 3 गलत है, इसमें से 1 सही है। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता करे, थोड़ी कहेंगे भैया ये तो अभिनेत्री होगा, होगा नहीं होगा, अभिनेत्री तो होगा। जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण, उसे व्याकरणिक नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं वैयाकरण। ध्यान रखना, तो ये भी गलत, ये भी गलत। जो आँखों से परे हो उसे प्रत्यक्ष क्यों कहेंगे? परे का मतलब है जो आँखों से दूर हो, तो ये तो क्या होगा, ये तो हो गया परोक्ष, ठीक। या फिर अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं इसको, अप्रत्यक्ष कह लो, अप्रत्यक्ष, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अप्रत्यक्ष। और जो लौट कर आया हुआ हो उसे कहते हैं प्रत्यागत, यही इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन डी। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये 30 सवाल हिंदी के आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। इसका एक पार्ट हम और लेकर के आएंगे जिसमें बचे हुए 30 सवाल हम पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा एक सेट पूरा हो जाएगा ये, ठीक। अच्छे से मेहनत करते रहिए, बस पेपर नज़दीक है, अब कुछ समय बाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी क्लास से हिंदी में कम से कम जो है आप 60 में से 58 स्कोर करें, ठीक है। पेपर में आप देखोगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारी क्लास से आपको मिलेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।